जो फॉरेन से पढ़ के आए होते हैं, तो कहीं पे कभी ऐसा महसूस हुआ कि नहीं, मैं इन लोगों के दरमियान सरवाइव नहीं कर सकता? हमारा ये मुल्क कोई अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस या इस तरह का मुल्क नहीं है कि जहाँ पर हर चीज डेवलप हो चुकी है। और जॉब से आगाज किया, जाहिर है जब प्रैक्टिकल लाइफ में आए तो नॉर्मली हर कोई करता है, और फिर बिजनेस का ख्याल कैसे आ गया? अगर आपको कुछ ग्रेट करना है तो वो करने के लिए जो आप कर रहे हैं उससे आपको मोहब्बत करना पड़ेगा। सही। ये इस मुल्क का नसीब है, ये इस मुल्क का मुकद्दर है, और इसमें रहने वालों का और करने वालों की बदकिस्मती है कि यहाँ पर कोई स्टेबिलिटी नहीं है। कि नस्ला टावर में जितनी अफेक्टेड फैमिलीज थी, क्या यार वो करप्ट थी? क्या वो लालची थी? मेरा कहना भी मानना भी यही है कि जो हम सब लोग हैं, जो अवाम है, वो भी नहीं ऐसा है कि कहीं ना कहीं करप्ट हो गई है। पंजाब के अंदर आज तक टिल डेट एक चालान भी नहीं हुआ हमारा। सोशल सेक्टर को ज्वाइन किया, किसने मोटिवेट किया इस तरफ आने को, और वो जर्नी कैसी रही? लेकिन आप क्या समझते हैं कि सोलर जो इंडस्ट्री है, जिस तरह से फ्लरिश होनी चाहिए पाकिस्तान में, क्या हो रही है? जो अवेयरनेस होनी चाहिए वो हो रही है? आपने एक कोई भी नेचुरल रिसोर्स जैसे पाकिस्तान ने इस्तेमाल करके खत्म कर दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, गुफ्तगू विद ARK में खुश आमदीद। इससे पहले हम मुख्तलिफ लोगों के साथ गुफ्तगू करते रहे, लेकिन एक फैक्टर जो मिसिंग था वो था बिजनेस एंटरप्रेन्योर का। आज मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद है, बड़ा अच्छा इंसान, बड़ा अच्छा दोस्त हमारा, एक सेल्फ मेड पर्सनैलिटी, कैस्टेक के CEO हैं, लेकिन हम उनको एक सोशल एक्टिविस्ट के साथ भी जानते हैं, उस हवाले से भी उनको जानते हैं। मैं खुश आमदीद कहता हूँ मलिक मंसूर अहमद को। कैसे हैं मंसूर आप? अल्हम्दुलिल्लाह अली भाई, बहुत शुक्रिया, आपने मदऊ किया और मौका दिया कि आपके साथ बात कर सकें। बहुत शुक्रिया मंसूर। टंडो आदम सिंध का हमारा एक छोटा सा इलाका, वहाँ से आपका ताल्लुक़, वहाँ से आपने अपनी ज़िंदगी का आगाज़ किया, फिर मेहरान यूनिवर्सिटी, और फिर अब कराची में रिहाइश पजीर हैं। थोड़ा सा अपनी जर्नी के बारे में बताएं, अपने बचपन के बारे में कुछ बताएं। अली भाई, अल्हम्दुलिल्लाह डिस्ट्रिक्ट सांगड़ टंडो आदम से ताल्लुक़ है, छोटी सी उसकी एक तहसील है, और बड़ा एक ज़िंदगी का बहुत अच्छा टाइम वहाँ गुजरा। वहाँ से मैट्रिक भी किया, कॉलेज भी वहीं से किया, और मेहरान यूनिवर्सिटी से जो इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ा, प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ा? देखें, हमारे वालिद साहब ने हमें शहर के सबसे अच्छे स्कूल में पढ़ाया। अच्छा। अब मुझे आज तक ये चीज़ समझ में नहीं आती कि उन्होंने वो अफोर्ड कैसे किया। अच्छा। एक मिडिल क्लास घर से ताल्लुक था, मगर उसके बावजूद वालिद साहब को शायद कोई मेरा मेहरबान और उनका दोस्त ये कह गया था कि बच्चों को आपने तालीम जो है वो अच्छी दिलानी। सही सही। तो गवर्नमेंट स्कूल से तो नहीं, हाँ गवर्नमेंट कॉलेज से जो वहाँ पर था शहर में, और वो सबसे अच्छा वही था। नो डाउट, छोटे शहरों में गवर्नमेंट कॉलेजेस, तो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर वहाँ से किया, और यूनिवर्सिटी जो है वो मेहरान से किया। सही। तो एक चैलेंजिंग टाइम तो ज़रूर था जब आप एक छोटे शहर में रह रहे हैं, और ख़ासतौर पे पाकिस्तान जैसे मुल्क में, तो उसमें ग्रो करना एक बड़ा मुश्किल सी बात होती है। वहाँ पर चंद एक चीज़ें होती हैं जो चल रही होती हैं, और पूरा शहर वही चीज़ें जो है वो कर रहा होता है। तो मैंने तो अपनी लाइफ जर्नी से ये सीखा है, अगर आपने कुछ अचीव करना है या कुछ प्रोडक्टिव करना है या कुछ बड़ा करना है, और आप एक छोटे शहर में रहते हैं, तो आप बिल्कुल अपॉर्चुनिटीज को हंट करें। अगर आपको लगता है, आप प्रॉपर टाइम पे क्विट करें, बेहतर टाइम पे ना, आप कॉलेज टाइम पे या यूनिवर्सिटी टाइम पे आप वहाँ से क्विट कर जाएं, क्योंकि यूनिवर्सिटीज के लिए तो आप बड़े शहर में आ ही रहे हैं। आप वहाँ हंट करें। अगर वहाँ नहीं कर सकते तो यूनिवर्सिटीज के फौरन बाद आप मेट्रोपोल जिस तरह कराची है या लाहौर है या फैसलाबाद है या सियालकोट है, आपको वहाँ मूव करना चाहिए। तो क्या अगर आप टंडो आदम ही में रहते तो वो तरक्की नहीं करते जो उम्मन बज़ाहिर लोग समझते हैं कि तरक्की है, बेहतरी है? क्या वो वहाँ पे उस तरह से मुमकिन नहीं थी? देखें, तरक्की का जो हमें क्या जो सोसाइटी में हम बाजार देखते हैं, तो सोसाइटी के नजदीक तरक्की जो है वो है पैसा। ऐसे ही है कि आप कितने अमीर हैं, आपके पास कितनी बड़ी गाड़ी है, आप कितने बड़े घर में रहते हैं, ये आप किस तरह से जो है ना वो डेली, कि आप कोलाची जा रहे हैं, कि आप पीसी जा रहे हैं, कि आप नाश्ते करने के लिए, उसमें कुछ फेक लाइफ भी है और कुछ जो है वो, मगर मैं ये समझता हूँ कि तरक्की जो है ना वो तरक्की ये है कि अगर आप एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखते हैं और आप तरक्की करना चाहते हैं, तो आप जिंदगी में कुछ ऐसा जरूर करें कि आने वाली आपकी कम से कम
दो नस्लें उस चीज को एंजॉय करें और उस चीज को लेकर चले। सही। लेकिन मैं ये बिलीव नहीं करता कि आपने पैसा कमा लिया और आपने बैंक में रख दिया या आपने वन टाइम शॉट लगाया या आपने ये किया। मैं बिलीव करता हूँ एक स्टेबल जो है वो बिजनेस में एक इस तरह की चीज जो आने वाले 20, 25, 30 साल तक के लिए कम से कम सरवाइव करे। सही सही। नहीं, मैंने ये सवाल इसलिए किया कि हम ज़ाहिर हमारा ब्रॉटअप कराची का है, बहुत से लोग मिलते हैं वो इस चीज़ को डिनाई करते हैं, वो कहते हैं कि जी नहीं, मुमकिन नहीं है कि एक जनरेशन के अंदर आप अपने आप को तब्दील कर लें। लेकिन एक ऐसे शख्स के लिए कि जो जिसको हम कहते हैं ना पसमानदा इलाके हैं, इस वक्त तो खैर कराची भी पसमानदा हो चुका है, लेकिन अगर देखा जाए तो वहाँ से निकल के आना और फिर कम्पीट करना, जिस लेवल के ऊपर आप ज़ाहिर एक CEO है, कंपनी जो है वो आप रन कर रहे हैं, तो जिन लोगों में उठते बैठते हैं उसके अंदर बहुत से लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने कभी इस मट्टी के ऊपर कदम नहीं रखा है, उनके नीचे हमेशा जो है वो कारपेट ही रहा है। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? जी बिल्कुल। जब ऐसे लोगों के साथ आप बैठते हैं ना, जो कॉन्वेंट के पढ़े हुए होते हैं, जो फॉरेन से पढ़ के आए होते हैं, तो कहीं पे कभी ऐसा महसूस हुआ कि नहीं, मैं इन लोगों के दरमियान सरवाइव नहीं कर सकता? देखें, बदकिस्मती से हमारा जो मुआशरा है वो जो बात आप कह रहे हैं, अगर तो आपने कुछ पैसा कमा लिया है, ठीक है, और उसके बाद आप ये समझते हैं कि आप तरक्की कर चुके हैं और आप लोगों में उठ बैठ सकते हैं, बात कर सकते हैं, ऐसा कोई ऐसी कोई मुझे तो आज तक नहीं दिखी है। हाँ, जहाँ तक आपकी ये बात है कि एक पसमानदा वहाँ से आना और ये करना, मैं इस चीज़ पे बिलीव रखता हूँ कि हमारा ये मुल्क कोई अमेरिका, इंग्लैंड या फ्रांस या इस तरह का मुल्क नहीं है कि जहाँ पर हर चीज़ डेवलप हो चुकी है, और ये एक अंडर डेवलप मुल्क है। आपने पिछला पॉडकास्ट मेरे ख्याल रिजवान भाई के साथ किया था, हमारे वो मेंटोर हैं, जो भी हमारे मेंटोर, हाँ जी, हम सबके वो मेंटोर हैं। वो एक बात कहा करते थे कि यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान जैसे मुल्क में ना बहुत सारी सीट्स खाली हैं जी, यहाँ पर बहुत कुछ होना है। इसने अगले 100 साल 50 साल बाद जाके कहीं इंडिया, अमेरिका और इंग्लैंड, डेवलप कंट्रीज जो हो चुकी हैं आज, उनकी सफ में खड़ा होना है जी। अच्छा, वहां पर जाने के लिए लाजमी बात है बहुत सारे लोग आगे आएंगे, बहुत सारे लोग आके काम करेंगे। लाजमी नहीं कि यहाँ पे एलॉन मस्क है, ऐसा नहीं है। नहीं, यहाँ पे खुद एलॉन मस्क बहुत से मौजूद है, छुपा हुआ टैलेंट है जिसको तराशने की जरूरत है। और वही मैं आपसे बात कह रहा हूँ कि इसमें ऐसा नहीं है कि कोई 10 साल लग जाएंगे, 15 साल लग जाएंगे। आप छोटे शहर से हैं या आप बड़े शहर में आप कोई स्टार्टअप स्टार्ट कर रहे हैं, आप प्लान कर रहे हैं यार मुझे 15 साल चाहिए, यार एक विंडो चाहिए, सिर्फ एक विंडो चाहिए, और उस विंडो में आपने प्ले कैसे करना है, सही, ये चाहिए। अगर आप उस मुनासिब मौके को अवेल करके और खेल गए तो ये तो 3-4 साल ये एक बड़ा सा कैनवस है जिसके ऊपर मुख्तलिफ तस्वीरों की जगह खाली है। अब आपको पता होना चाहिए कि आपका राइट प्लेस कहाँ है। बिल्कुल ऐसा। और मजूर, आपने भी यही किया कि मैं जरूर ये सवाल करना चाहूंगा, हर कोई बिजनेस नहीं कर सकता। बहुत से लोग जो हैं वो, उनका वो टेम्परामेंट नहीं है, वो ज़ाहिर जॉब्स भी करेंगे। हमारे यहाँ एक बहुत कुछ अरसों से एक इन्फ्लुएंसर का ये कहना ये है कि जी सब जो है वो शायद सोशल मीडिया पे आ जाओ, या सब जो है वो ऑनलाइन बिजनेस की तरफ आ जाए या बिजनेस की तरफ आ जाए। जावेद चौधरी साहब बहुत इसके ऊपर कहते हैं जी 50,000 से बिजनेस स्टार्ट करो, लाख से स्टार्ट करो। कुछ लोगों ने किया और वो 50,000 भी चले गए। ऐसे ही है। तो आपने जॉब से आगाज किया, ज़ाहिर है जब प्रैक्टिकल लाइफ में आए तो नॉर्मली हर कोई करता है, और फिर बिजनेस का ख्याल कैसे आ गया? देखें, जॉब और बिजनेस की जब आप बात कर रहे हैं, मुझे स्टीव जॉब्स का एक जुमला बड़ा मुतासिर करता है कि अगर आपको कुछ ग्रेट करना है तो वो करने के लिए जो आप कर रहे हैं उससे आपको मोहब्बत करना पड़ेगी। सही, ठीक है। देखें, जॉब कोई गैर मुनासिब चीज़ नहीं है, ऐसे ही है। मगर बात यह है कि जॉब से अगर आप बिजनेस की तरफ देखें, कोई भी काम करने के लिए आपको एक बैकग्राउंड और एक जो है ना उसका नेट प्रैक्टिसिंग तो चाहिए। सही। मैं ये समझता हूँ कि हम आज पाकिस्तान के अंदर अगर कोई एक फ्रेश इंजीनियर है तो वो बहुत आसानी से जॉब हासिल कर लेता है। उसकी वजह यह है कि इंतहाई गैर माकूल सैलरीज है।
मतलब अगर एक इंजीनियर को, फ्रेश इंजीनियर को माहाना 80,000 रुपये मिलने चाहिए, तो उसकी जॉब स्टार्ट ही 50-60 हजार से हो रही है। सही। तो वो उसको एज एन अपॉर्चुनिटी ले कि मैं ये 50-60 हजार जो ले रहा हूँ वो उसको इस तरह से समझे कि यार सामने वाला मुझ पे इन्वेस्टमेंट कर रहा है। सही। क्योंकि हमारे ग्रेजुएट्स जो है, मैं खुद उस फेज से गुजरा हुआ हूँ, हम लोग वो नहीं होते कि हम आते कंपनी को संभाल लेंगे, ना ही पूरी दुनिया में कहीं ऐसा होता है। सही। आप फ्रेशर हैं, आपसे ऊपर सीनियर्स मौजूद हैं। बिल्कुल। तो अगर आप ये समझेंगे ना कि यार सामने वाला बंदा मुझ पे इन्वेस्टमेंट कर रहा है शुरू में, और आप अपनी जेडी से बढ़ के परफॉर्म भले ना करें, सही, आप अपनी जेडी को रिलीजियसली फॉलो करें और उस पे परफॉर्म करें, और विजन ये बनाएं कि यार अगर आप फॉर द टाइम बिंग अपने उस करंट बॉस को भी अपनी मोटिवेशन बना लेंगे ना कि यार एक दिन मैंने ये बनना है, सही, तो मैं नहीं समझता कि आपके राह में कोई रुकावट आएगी। मतलब स्पार्क होना चाहिए आप में, अगर आपके अंदर स्पार्क है और आप विल होनी चाहिए, और आप अगर समझते हैं कि ये काम आप कर सकते हैं तो जरूर रिस्क लेना चाहिए। और ये बड़ा रिस्क होता है, मैं समझता हूँ बहुत से लोग शायद ये रिस्क नहीं ले पाते, इसीलिए पीछे रह जाते हैं। देखें आज का जो एक करंट सिनेरियो है, मैं आपको उसका बताऊं, मतलब हम आजकल भी हायरिंग के उस फेज में हम हायरिंग कर रहे हैं, तो इंजीनियर्स जो है वो कोई 2 लाख मांग रहा है, कोई 1.5 लाख मांग रहा है। तो मैं एक दफा उनका जो एक्सपीरियंस है या उन्होंने जो काम जितना किया हुआ है, और मैं फिर खुद से कंपेयर करके अगर माजी में जाता हूँ, तो मैं ये देखता हूँ कि हमसे मतलब हमें कहा गया कि आपने एक मैकेनिकल वर्क का एक जॉब है उसको आपने करना है, सही, मगर जब हम करने के लिए साइट पे गए तो हमें पता चला कि यार सिविल भी यहाँ पर हमने करना है बाद में ये जब कंप्लीट हो जाना है तो उसका केमिकल रिएक्शन भी हमने करना है, सही, ठीक है, और वहां पर मौजूद जो वर्कर्स हैं उनके साथ एज एचआर भी हम हैं, हम और साथ दूसरे जो इंजीनियर्स हैं, क्योंकि इंजीनियर एक समझ लें किसी भी प्रोजेक्ट साइट पे एसएचओ होता है, ठीक है, सारा इख्तियार उसके पास होता है, मतलब उसको समझा जाता है कि यार ये है, सब उसको साफ बोल रहे होते हैं और सब उसके हाथ में इख्तियारात होते हैं। तो अगर आज से मैं पिछले 12-13 साल पहले को कंपेयर करूं ना, तो आज लड़का जो है ना वो इंजीनियर बहुत बदल गया है। अच्छा, इंजीनियर कहता है यार मैं 9 to 5 वाला हूँ, मैं जो मुझे बता दिया गया है मैं उसके मुताबिक काम करूंगा, और मेरी पूरी कोशिश होगी कि 4 हफ्तों में से 1 हफ्ता मैं हफ्ते वाले दिन बीमार भी हूँ। अच्छा, ये मंसूर आप सिर्फ इंजीनियरिंग में नहीं, जो जेन जी आई है ना, बेसिकली अब वो जो फ्रेशर्स आ गए हैं वो जेन जी हैं, तो जेन जी का टेम्परामेंट ही यही है कि एक तो वो बहुत अरसा वो दौर चला गया कि जब लोग जिस जहाज से जॉब शुरू करते थे सारी जिंदगी वहां के लिए वक्फ कर देते थे, और पूरा खानदान जो है ना बॉसेस का भी जाने लगता था, वो चला। जेन जी 2-3 सालों में 6 महीनों में अपने आप को शिफ्ट करते हैं, और वो बड़े पर्टिकुलर है, वो कहते हैं जो हमारा काम है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, वो कहते हैं जो हमारा काम है हमने वही करना है। लेकिन जाहिर है जिस दौर की आप बात कर रहे हैं, बहुत पुरानी बात नहीं, 10 साल पुरानी आप बात कर रहे हैं, लेकिन उस वक्त ये चीजें होती थी और उसको मल्टीटास्किंग का नाम दे दिया जाता था कि जी आपके लिए काम आएगा। लेकिन मैंने जिस पस मंजर में ये बात की है ना, मैंने आपको सवाल के पस मंजर में की है मैं समझ कि आप नौकरी से कारोबार की तरफ जा रहे हैं, कहीं ना कहीं बेनिफिट भी देता है। ये बात नहीं है कि अगर मैंने कोई कमिटमेंट की है आपके साथ कि मैंने ये जॉब करनी है, मेरा ये रोल होगा, मैं उससे हटके मुझसे अगर बात की जा रही है मैं मना कर दूं, इसमें कोई बात नहीं है। मगर मैं आपके उस सवाल के पस मंजर में बात कर रहा हूँ कि ये जो बिजनेस और कारोबार की इस्तेलाह है ना, जो धंधे की आप बात कर रहे हैं, ये कोई फूलों की सेज नहीं है। एक नौकरी वाला इतना रिलैक्स और इतना मजे में ना इस वक्त कि एज अ बिजनेसमैन मैं इस चीज को समझ सकता हूँ। वो कहते हैं ना कि धंधा बनाना हर किसी के बस की बात नहीं है, धंधा बनाने के लिए जो है ना आपको बड़ी एफर्ट्स करनी पड़ती हैं, और धंधे को चलाने के लिए उससे ज्यादा एफर्ट्स करनी पड़ती है। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसी है, क्योंकि एक जॉब करने वाला जो है वो बहुत सी चीजों को उसके सामने नहीं होती, और वो उसका पीस ऑफ केक भी नहीं होता। जो जिसने स्टैब्लिश किया होता है ऑर्गेनाइजेशन को, जाहिर है उसको बहुत से और फैक्टर्स देखने पड़ते हैं। आप जाहिर एक इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से, लेकिन आप फिर कंस्ट्रक्शन के अंदर आए और आपने कंस्ट्रक्शन शुरू की, फिर कोविड आ गया और कोविड के अंदर बड़ी परेशानी हुई। सवाल मेरा जो जहन में है वो अक्सर मैं ये देखता हूँ जब भी हम बिल्डर्स के साथ बैठते हैं, उनके ऊपर बड़ा इल्ज़ाम ये लगता है कि बिल्डर्स खासतौर पे कराची और पाकिस्तान में, जो बल्कि कराची में स्पेसिफिक रहे, जो बिल्डर्स हैं वो बेसिकली फ्रंट मैन होते हैं किसी की ना किसी के, और ब्लैक का पैसा जो है उसको वाइट किया जा रहा होता है। पहले तो मेरी आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं नहीं,
और दूसरा ये कि जब कोविड आया और आपके साथ जाहिर है जब पूरा कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, बिल्डर्स, हर कोई बैठ गए, काम रुक गया, तो उस फेज को किस तरह से गुजारा? देखिए, कोविड वाला फेज जो था वो हमने तो बड़ा अच्छा गुजारा। अच्छा। क्योंकि उस वक्त हम रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन में नहीं थे, हम जो है वो स्टील कंस्ट्रक्शन में थे। और उस वक्त ही 2021 की बात है, 2021 की बात, जब सोलर का जो इंडस्ट्री है वो नेट मीटरिंग के बाद एक बूम पर था। बहुत ज्यादा रेजिडेंशियल काम भी हो रहा था और इंडस्ट्रियल काम भी हो रहा था। तो कोविड वाला जो टाइम था उसमें रेजिडेंशियल बहुत काम हुआ है। सब घर में मौजूद थे, सब घर में मौजूद थे। बहुत सारों की नौकरियां जा चुकी थी और बहुत सारों के बिजनेस जो है वो ठप हो रहे थे। लोग जो है वो फ्यूचर प्लानिंग करते हुए कॉस्ट कटिंग के बारे में सोच रहे थे। तो लोगों के जिनके बिल 2 लाख, 1.5 लाख, 1 लाख 80,000, 90,000 आते थे, उन्होंने 4-4, 5-5 लाख और 10-15 लाख, किसी ने 20 लाख, जितना वो अफोर्ड कर सकते थे, सोलर किया। तो मुझे याद है आज भी, जब कोविड का टाइम चल रहा था तो हमारे पास यहाँ पे लेबर बहुत शॉर्ट हो गई क्योंकि वर्क ज्यादा चल रहा था। तो हम ज्यादातर लेबर जो है वो इंटीरियर सिंध या पंजाब से आती है। तो पंजाब से जो एक बंदा जो सबसे महंगा मैंने बुलाया वो फैसलाबाद से बुलाया, टैक्सी वाले ने एक बंदे का 24,000 रुपये लिया। अच्छा। और उसमें वो 4 बंदों को बिठा के लाया। अच्छा। 4 into 24,000। अच्छा, वो करके एक लाख के करीब। उस वक्त हम बड़ा एक एंट्री लेवल के जो है ना वो कॉन्ट्रैक्टर टाइप के लोग थे। मेरा छोटा भाई यासिन जो है वो सारा काम देखता था। तो वो एक मैं बता रहा हूँ कोविड के वक्त की ना, और फिर वो एक किसी के लिए अपॉर्चुनिटी होता है में जो किसी के ब्लेसिंग इन डिस्गाइज होती है। वही वजह था। वहाँ उस वक्त एक बिल्कुल एक कहानी चली वो वाली शोशा ना, वो जैसे आप एयरपोर्ट पे जाते हैं वो पूं पूं लेके आता है और पता चला कि वो तो किसी काम के लिए ठीक है। और हम 10-15 साल से उसके पास से गाड़ियां गुजार भी रही है, वो बम चेक भी करता है। इसी तरह से वो एक गेट बने थे, आपको याद होगा कि सैनिटाइजर वो किसी काम के लिए थे। वो मगर हमने बहुत बनाया, हमने भी लगाए थे। वो हमने बहुत बनाया ना। तो वो फैब्रिकेशन वर्क का एक पाकिस्तान के अंदर तो बूम था, हमने बहुत काम किया। हम जो आपने सवाल किया, देखें हमने जो रियल एस्टेट वाला पाकिस्तान के अंदर जो 2 पैसे कमा लेता है उसकी ये अप्रोच होती है कि वो प्लॉट ले ले। सही, ठीक है। थोड़े से ज्यादा पैसे कमा लेता है उसकी अप्रोच होती है मैं यार कोई रियल एस्टेट का प्रोजेक्ट कर लूं। सही, ठीक है। मगर पिछले 3-4 साल में इसका उलट हुआ। अच्छा। खासतौर पे हमने तो बैरियर टाउन में काम किया। हमने बैरियर टाउन में बड़ी हैंडसम इन्वेस्टमेंट की। हम 3 पार्टनर थे। हमने एक ग्राउंड प्लस 10 का प्रोजेक्ट लॉन्च किया। बैरियर टाउन में आप 1 करोड़ की चीज लें या 20 करोड़ की, 3, 4, 5, 6, 7, 8 मैक्सिमम 20 दिन के नोटिस पे आपको पैसे देने होते थे। सही। कोई ऐसा गेम नहीं था कि यार मैं 20 करोड़ का एक प्लॉट ले रहा हूँ और मैं आपको 2-3 साल या 1 साल या 10 महीने के टाइम पीरियड में पैसे दे दूंगा। बैरियर की मार्केट ऐसी हुआ करती है। मगर देखें, जब ये इस मुल्क का नसीब है, ये इस मुल्क का मुकद्दर है और इसमें रहने वालों का और करने वालों की बदकिस्मती है कि यहाँ पर कोई स्टेबिलिटी नहीं है। मतलब अगर आप ये एज अ बिजनेसमैन मुझसे पूछते हैं ना, मैं अगर मिसाल के तौर पे मैं ये समझता हूँ कि आज मैंने 5 साल काम किया और A to Z 1 2 3 4 10 या इतनी मैंने जो है वो एक इनकम, पैसिव इनकम रख ली है, ठीक है। अब मैं रिलैक्स हूँ क्योंकि मेरे पास पैसिव इनकम है। मगर होता है इसका बिल्कुल उलट है। मैं 5 साल काम करता हूँ, 5 साल बाद मुझे पता चलता है कि मैं 6 साल पीछे चल गया। ऐसे ही यहाँ पर यकीन कीजिए हर साल में एक कोविड आ जाता है पाकिस्तान के अंदर। जाहिर है आप जिस कोविड की बात कर रहे हैं ना, फाइनेंशियल क्रंच की आप बात कर रहे हैं, तो अगर आप पाकिस्तान की हिस्ट्री देखें तो हर 10-12 साल के बाद जो है वो एक फाइनेंशियल क्रंच आता है जिसके अंदर बहुत सी चीजें उलट से पुलट हो जाती हैं। और जो आप बात कर रहे हैं कि जी इस्टेब्लिशमेंट एक अरसे तक आपने प्रोजेक्ट्स की करनी होती है, वो नहीं हो पाती है। दूसरी चीज़ ये कि एक और चीज़ जो नज़र आती है वो ये है कि हमारे यहाँ तमाम रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने के बावजूद भी बाज़ औक़ात ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, नस्ला टावर की मिसाल सामने है कि वो सब NOCs और सब कुछ उनके पास भी था, फिर भी प्रोजेक्ट जो है वो रुक जाते हैं। तो फिर मैं वही सवाल फिर वही कि जब ये हो गया है सारा कुछ, तो उस फेज से कैसे निकले? करोड़ों रुपए डूब गए, फंस गए। मैं ये समझता हूँ कि 10 साल बेईमान बैठे हुए हैं, ठीक है, वो बेईमानियां कर रहे हैं और NOCs आ रही हैं, ये आ रही हैं। 10 साल के बाद जो ना 1 महीना ऐसा आता है कि ईमानदार आ जाता है। अच्छा, यार वो ईमानदार नहीं आना चाहिए। अच्छा, वो ज्यादा खतरनाक बात है।
मैं ये समझता हूँ उससे बड़ा बेईमान कोई नहीं है। वो जो 10 साल के बाद 1 महीने के लिए आया। अब आप ये सोचें कि नस्ला टावर में जितनी अफेक्टेड फैमिलीज थी, क्या यार वो करप्ट थी, क्या वो लालची थी? उन्होंने बाय बुक चीजें देखी, उन्होंने एनओसीज देखी और उन्होंने एक इन्वेस्टमेंट कर दी। ये ऐसा मुल्क है, उनको कोई पूछने वाला नहीं है उसके बाद। अगर बिल्डर करप्ट था, अगर बिल्डर ने जहाँ से एनओसीज ली अगर वो करप्ट थे, तो उन लोगों का क्या कसूर है? अगर सुप्रीम कोर्ट एक डिसीजन दे रही है, क्या उसने उस डिसीजन में ये सोचा, ये समझा कि इसमें जो सैकड़ों लोग रह रहे हैं उनका क्या होगा? और कराची एक यार ऐसा शहर है कि यहाँ पर कोई भी घर बनाना, फ्लैट लेना, मैं तो समझता हूँ कि जुल्म है। जो जिस तरह के यहाँ पर रेट्स हैं, पूरी जिंदगी आपकी लग जाती है, पूरी जिंदगी कमाई लग जाती है। ऐसे ही है। आप यकीन करें, हम अक्सर नेशनल ज्योग्राफिक आजकल तो नहीं देखते, मगर एक वक्त था सब देखा करते थे बहुत। तो नेशनल ज्योग्राफिक पे मैं अक्सर देखा करता था कि एक हिरन का बच्चा भी अगर कहीं बर्फ में फंस जाता है ना, जी हाँ। तो उसको रेस्क्यू करने के लिए वहां पर जो ना हेली जा रहे हैं और लोग जा रहे हैं और पता नहीं क्या कुछ हो रहा है। और हमारे यहाँ एक इंसान का बच्चा क्या, पूरी इंसान की फैमिली हो, सब तबाह हो जाए, कुछ नहीं होता। अभी जो रिसेंटली वाकया हुआ है जिसमें बिल्डिंग कोलैप्स हो गया, उसमें आपने वीडियो देखा होगा, पार्किंग में उसके पिलर्स जो है वो बाकायदा वो फट गए। मतलब उसमें रिइंफोर्समेंट इतनी हल्की थी। मतलब अगर मिसाल के तौर पे वहां पर ग्राउंड +4 बनना था, आपने ग्राउंड +10 की रिश्वत खा के बना दिया। वहां पर जो है वो रेजिडेंशियल प्लॉट था, उसको बाय बर्थ आपने कन्वर्ट करके कमर्शियल बना के, आपने यार इतनी करप्शन कर दी, आपका इस पे भी पेट नहीं भर रहा। कम से कम जब वो बिल्डिंग बन रही है उस पे तो यार चेक एंड बैलेंस रखें, उसको तो आप ऐसा बना दें, उस पे तो करप्शन ना करें। मंसूर, आप एक सोशल एक्टिविस्ट रहे हैं, वंस अ सोशल एक्टिविस्ट इज ऑलवेज अ सोशल एक्टिविस्ट। लेकिन अभी जो आपने एक बात कही कि 10 के बाद जो एक ईमानदार आता है वो नहीं आना चाहिए, तो मैं समझता हूँ कि आप जैसे लोगों को ये काम नहीं करना चाहिए कि वो 10 के 10 ईमानदार आए। कहीं ना कहीं इसकी तरवीज नहीं करनी चाहिए। आप तो कह रहे हैं जो एक ईमानदार आ रहा है वो भी नहीं आना चाहिए। यार देखें अली भाई, क्या हमारा काम है इन ईमानदार या बेईमान लोगों को लगाना? हमारा क्या है, हमारा क्या कहीं ना कहीं मंसूर सारे काम आप राइट वे में करते हैं। देखें एक अगर कोई पब्लिक सर्वेंट है ना, पब्लिक सर्वेंट से मुराद जिनकी जिम्मेदारियां होती हैं लोगों को लगाने की, ठीक है यार, उन तक की नहीं चलती है। हम तो ब्लडी सिविलियन लोग हैं। आप हमारे कंधों पे इतना वजन रख रहे हैं कि हम इनको लगाएं, हम इनको हटाएं। भाई हम जिस दिन मौका है ना हमें इनको लगाने का, तो उस दिन जो है वो यकीनन हम इस मुल्क की इतनी बड़ी चीज होंगे कि हम कहीं और जाके खुद लग जाएंगे। मैं कुछ चीजों से इख्तिलाफ करूंगा। आप अक्सर बात करते हैं, हम हुक्मरानों की बात करते हैं कि हुक्मरान खराब है, ठीक है, करप्शन से सारी चीजें, लेकिन कौन कह रहा है कि आप जो है वो रॉन्ग मोटरसाइकिल या गाड़ी रोड के ऊपर लेके आ जाओ? कौन कह रहा है कि आप रेडियो पथारे जो है वो रोडों पे लगा दो? इसी तरह बिल्डिंग्स के अंदर जो बिल्डर है वो अपना पैसा बचाने के लिए वायलेशंस करता है, जो ऊपर लोग बैठे हुए जिन्होंने उनको अप्रूव करना होता है वो उन वायलेशंस को इग्नोर कर देते हैं। तो ये सिर्फ हुकूमतों का काम नहीं है। मेरा सवाल ये है और मेरा कहना भी मानना भी यही है कि जो हम सब लोग हैं, जो अवाम है, वो भी नहीं ऐसा है कि कहीं ना कहीं करप्ट हो गई है। देखें अली भाई, अगर मोटरसाइकिल वाला रॉन्ग आ रहा है ना, तो वो इस वजह से आ रहा है कि अगर वो पकड़ा गया तो 50 रुपए दे के चला जाएगा। बात लॉ की नहीं होती है, बात लॉ के इम्प्लीमेंट करने की होती है। ये मोटरसाइकिल वाला यूएई में रॉन्ग आके दिखाए, इवन इस्लामाबाद में, इवन के लाहौर में ये मैं आपको अपने एग्जांपल देता हूँ। हमारा काम जो है वो कंस्ट्रक्शन का है, तो उसमें हमारा कंस्ट्रक्शन मटेरियल ट्रक्स में जाता है, स्टील का गार्डर्स वगैरह जाते हैं। 5 साल से कराची में कर रहे हैं, 3 साल से लाहौर में कर रहे हैं। कोई एवरेज 5 साल में 30-40 लाख का चालान और अच्छा सब मिला के सिर्फ कराची में। ये मैं आपको बता रहा हूँ, पिछले 1 साल का जो हमने एक कैलकुलेशन किया, तो उसमें कोई 7-7.5 लाख रुपए हमने ट्रैफिक पुलिस को चालान दिया। सिर्फ कराची में? सिर्फ कराची में। अच्छा, देने कैसे? ये एक बड़ी अहम बात आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। हम जब गाड़ी हमारी निकलती है ना पोर्ट कासिम वेयरहाउस से, तो वो इंटेंशनली चालान करवाती है। अच्छा भाई, इंटेंशनली चालान इसलिए करवाती है कि फिर वो चालान चलता है पूरा दिन। अच्छा, मतलब वो डिसाइडेड है? हाँ, डिसाइडेड है कि हमने जाना है और करवा लेना। सही। हमारे साथ हुआ गया कि पिछले 6-7 महीने पहले हमारी एक गाड़ी जो है वो बादराबाद ट्रैफिक सेक्शन वालों ने डिटेन कर ली। अच्छा। कि भाई इसको बंद कर दो। तो पता चला, तो हमारा मैनेजर गया, तो उसने फोन किया, सर ये हमारी गाड़ी के ऊपर तो 3 लाख रुपए हैं। 3 लाख किस चीज के? कह रहे कि वो चालान जो है ना 3 लाख जो हमने
पैसे दे के पे किया था और उसने हमें पर्ची दी थी, उस ट्रैफिक पुलिस वाले ने वो पैसे ले जाके दिए नहीं। आई सी। तो मैंने कहा यार हमारा क्या इसमें मसला है, हमारा क्या जाए। अब वो कह रहे हैं बादराबाद ट्रैफिक पुलिस सेक्शन वाले कि आप जो है वो जाएं उस पुलिस वाले को पकड़ें और उसको फला जो उसकी रेंज में एसपी आता है वहां लेके जाएं और उससे पैसे दिलवाएं, वरना आप ये सारा काम हम करें ना, वरना हम आपकी गाड़ी नहीं छोड़ेंगे। तो लिटरली मैंने मैनेजर को कहा कि जहाँ आप बैठे हुए कितने लोग बैठे हुए हैं, उसने कहा 3 लोग बैठे हुए हैं। तो मैंने उसको कहा कि 3,000 रुपये दे दो उसको। तो उसने 3,000 अभी हंसे नहीं जा रहा मुझसे। उसने उसको 3,000 रुपये दिया, वो जो लाखों के चालान की वजह से गाड़ी रिटेन की थी, खत्म। यार ट्रैफिक पुलिस इस इंटेंशन से खड़ी होती है कि उसने पैसे लेने हैं। अच्छा मैं कुछ तो मैं जो आपको बात कह रहा हूँ ना कि यार अगर लॉ की इम्प्लीमेंटेशन हो जाए ना एक दफा, और अच्छा मैं जो मिसाल आपको दे रहा था, पंजाब के अंदर आज तक टिल डेट एक चालान भी नहीं हुआ हमारा। अच्छा 3 साल में एक चालान भी नहीं हुआ, एक दफा किसी ने गाड़ी नहीं रोकी, आज तक कभी कुछ नहीं हुआ। लेकिन यहाँ की हुकूमतें तो नहीं मानती हैं, वो कहते हैं कि जी हमने तो बहुत अच्छे हॉस्पिटल्स यहाँ पे सिंध में इस्टेब्लिश कर दिए हैं, पूरी पाकिस्तान से लोग जो है वो इस वक्त इलाज कराने सिंध आ रहे हैं, सबसे अच्छा सिस्टम जो है वो सिंध का है। नहीं देखिए, इस चीज को नहीं मानते हैं। अगर तो वो क्लेम करते हैं कि अच्छे हॉस्पिटल्स हैं तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, हमारे वर्कर्स हैं वो जाते रहते हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल सिंध के वाकई बहुत अच्छे, खासतौर पे NACVD जो है उसका मैं पर्सनल विटनेस हूँ। हमारा एक वर्कर था, उसको बहुत बहुत जल्दी और बहुत आसानी से उसको स्टंट जो है वो डले। हमने तब्बा से भी एस्टिमेट लिया था उस वक्त, तो बहुत ज्यादा जमीन आसमान का फर्क था और सहूलियात भी बहुत अच्छी थी। देखें जिस चीज में जो सही है उस पर तो बात होनी ही नहीं चाहिए ना। हाँ मगर बात पता क्या है, बात यह है कि शायद अल्लाह ताला सबको जो है वो हिदायत दे। कराची वालों के लिए इस वक्त ये मसला एक हॉट मसला भी है ना, जो आपने छेड़ भी दिया है ट्रैफिक वाला। अभी इस वक्त वो जो अजरक नंबर प्लेट है वो जी बात अजरक की है उसकी नहीं है, बात ये है कि अच्छी बात है अगर आप एक बसीदा पुराना एक सिस्टम था नॉन कंप्यूटराइज, उसकी जगह आप एक कंप्यूटराइज नंबर प्लेट लगा रहे हैं। आप सेफ सिटी प्रोजेक्ट शहर के अंदर लगा रहे हैं कि आपका जो चालान उससे होगा, स्ट्रीट क्राइम्स कम होंगे। जो अच्छी चीजें हैं उनको ऑब्वियसली यार अप्रिशिएट करना चाहिए। मगर बात जो है ना, बात वहीं पे आ जाती है। अगर आपने लॉ को इम्प्लीमेंट करवा दिया, यहाँ कोई बाइक वाला रॉन्ग नहीं जाएगा, यहाँ कोई गाड़ी वाला रॉन्ग नहीं जाएगा, यहाँ कोई किसी किस्म का जो है वो मामला नहीं हो पाएगा। मंसूर, आपकी जिंदगी का एक और पहलू जो मुझे लगता है कि आपकी जिंदगी में उसने बहुत मुस्बत तब्दीलियां लेके आया, वो जिस वक्त आप मेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग में पढ़ रहे थे और आपने सोशल सेक्टर को ज्वाइन किया, किसने मोटिवेट किया इस तरफ आने को और वो जर्नी कैसी रही? अली भाई देखें, वो मेरी ज़िंदगी की वो जर्नी थी। मैं ये समझता हूँ कि आज मैं जिस काबिल हूँ या जो भी छोटा मोटा एक शख्स हूँ, उसमें जो किसी वाहिद चीज़ का अगर किरदार है तो वो उस जर्नी का है, जिस जर्नी को यूथ पार्लियामेंट कहते हैं, बाय रिजवान जाफर भाई। और रिजवान जाफर भाई 2010 में मेरा ख्याल आए थे इंडस होटल हैदराबाद, एक यूथ का एक कोई कॉन्फ्रेंस वगैरह थी, तो वहाँ हम अपनी यूनिवर्सिटी की तरफ से गए थे। सही। और हम जो इंटीरियर के स्टूडेंट्स होते हैं या नौजवान होते हैं, वहाँ पर बड़ा गैप है इस चीज़ का ना। हम बात सिर्फ चकाचौंध की नहीं है, बात अपॉर्चुनिटीज की है, क्या मौक़ों की है, और एक इंटरेक्शन की है। मतलब इंटीरियर में जो बच्चा है वो अगर कराची में शॉपिंग करने भी आता है या कराची में अगर उसका कोई दोस्त वगैरह भी है, तो उसको फ्रैंकली बहुत अच्छा लगता है उससे मिलके। अच्छा। उसको ये लगता है कि शायद मैं ये एक बेहतर जगह पे रहते हैं, बेहतर जामियात में पढ़ते हैं, बेहतर वहाँ पे पढ़ते हैं, तो मैं इसके साथ अगर मिलता हूँ तो मुझे कुछ सीखने का मौका मिल रहा है। सही। तो वही एक कॉन्सेप्ट था। इवन कि मैंने अपने दोस्तों को और यूनिवर्सिटी में लोगों को मोटिवेट भी किया उसके लिए, और इवन हमें बड़ा सपोर्ट किया हमारे उस वक्त के रजिस्ट्रार थे ताहा साहब। अच्छा। उन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया। वो जब यूथ पार्लियामेंट का कराची के अंदर कोई भी प्रोग्राम होता था तो वो हमारे साथ खड़े होते थे। अच्छा। यूनिवर्सिटी से 70 लोग जा रहे हैं, 80 लोग जा रहे हैं उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए, उस कॉन्फ्रेंस में अपनी सॉफ्ट स्किल्स को बेहतर करने के लिए वो यूनिवर्सिटी की तरफ से हमें ट्रांसपोर्टेशन का भी अरेंजमेंट करवा के देते थे, और हमें जो है वो
सपोर्ट करते थे और सही। कहते थे, मोटिवेट करते थे कि यार हमें इन चीज़ों में पार्टिसिपेट करना चाहिए। और उसके बाद उनके विजन को आगे बढ़ाते हुए हमने यूथ पार्लियामेंट के पता नहीं कितने इवेंट्स मेहरान यूनिवर्सिटी में किए, ऐसे ही है, जिसमें रिजवान भाई को भी बुलाया और जी। बाकी ट्रेनर्स को भी बुलाया। और एक जो गैप कहीं नजर आता था बड़े शहरों की और छोटे शहर की यूनिवर्सिटीज में, हमने उसको फिल करने की कोशिश किया ना। मतलब सॉफ्ट स्किल्स अगर आपने उस पर काम करना है, एक इंटीरियर के स्कूल में क्या एक कॉम्प्लेक्स है जो इंटीरियर के अंदर नौजवान है जो तालीम हासिल कर रहे हैं कराची या लाहौर या दूसरे शहरों के साथ, कोई कॉम्प्लेक्स होता है? मैं ये नहीं समझता कि कॉम्प्लेक्स या मुकाबलेबाजी वाली बात है। आपने अच्छा लफ्ज इस्तेमाल किया कि वो मोटिवेट होते हैं इस तरह। जी बिल्कुल, इंस्पायर होते हैं। हाँ, जब आप नौजवान हैं तो किसी भी बेहतर चीज को सीखने के लिए आपको जो भी स्ट्रगल करनी पड़े आपको करनी चाहिए, क्योंकि वो एक जो यूनिवर्सिटी लाइफ और स्टूडेंट लाइफ वाला टाइम पीरियड होता है वो आपके पास सबसे प्रीशियस टाइम पीरियड इस वजह से है कि ना जॉब की टेंशन होती है ना घर की उस सेंस में टेंशन होती है। आपने पढ़ना है और उस पढ़ाई के साथ देखें अब आज का जो दौर है ना, वो सिर्फ ये दौर नहीं रहा कि मैं केमिकल इंजीनियर हूँ, मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। मल्टीटास्किंग का दौर है। और मैं जो गैप महसूस करता हूँ, जो सवाल आपने किया, वो ये है कि सॉफ्ट स्किल्स का बहुत बहुत कमी है। ऐसे ही है, हमारे लड़कों को उस पर काम करना है। आप एजुकेशन ले रहे हैं, वो हर कोई ले रहा है, जाहिर है जो लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन जो तरबियत का पहलू है, जो सॉफ्ट स्किल्स की आप बात कर रहे हैं, वो इस तरह के इवेंट से, इस तरह की चीजों से जी, इस तरह की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो वॉलंटियरली काम कर रही हैं। आपने यूथ पार्लियामेंट के अलावा किसी और ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी काम किया? मैंने जूनियर चैंबर इंटरनेशनल के साथ काम किया है, मगर बहुत महदूद वक्त। JCI के साथ? जी, JCI के साथ। उसके अलावा मेरा सारा वक्त यूथ पार्लियामेंट के साथ गुजरा है। और रोटरी में भी मेरा ख्याल है जी बिल्कुल बिल्कुल, उसके साथ भी एसोसिएट। रोटरी में भी हमारी जो एसोसिएशन थी वो रिजवान जाफर भाई की वजह से थी, क्योंकि वो रोटरी में बहुत फाल है, तो उनकी वजह से ही हमने वो एक क्लब ज्वाइन किया था। हमारी एक बहुत अच्छे दोस्त हैं डॉक्टर अनम अकरम, उनकी वजह से हमने जो है वो रोट्रैक ज्वाइन किया था। तो वो जर्नी इस तरह से। तो आप क्या एडवाइस देते हैं जो जाहिर जेनजी है, यंग एजुकेटर्स हैं जो इस पर तालीम हासिल कर रहे हैं, क्या ये सोशल ऑर्गेनाइजेशंस उनकी भी तरबियत के अंदर कोई किरदार अदा करेंगी? क्योंकि बहुत से लोग समझते हैं कि इस तरह की चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं है, कोई गेन नहीं होता। देखें, किसी भी चीज़ का फ़ायदा अगर आप ये सोचेंगे ना कि मैंने 1 महीना काम किया, 2 महीने काम किया, शॉर्टकट हमेशा जो है वो एक लॉन्ग कट पे ख़त्म होता है। ठीक है, तो मैं ये समझता हूँ ये जो वॉलंटियरिज्म का काम है, ये जो NGOs वाला काम है, या ये जो यूथ डेवलपमेंट या स्किल डेवलपमेंट का काम है, ये अगर तसलसल के साथ नहीं होगा तो वो बेसूद है। और अगर कोई ये समझता है कि वो वन एंड ऑल है, जिस जेनजी की आप बात कर रहे हैं, वो एक बड़ा मशहूर वो है ना कि अगर आपको कुछ सीखने जाना है तो पहले अपना प्याला खाली करें। ऐसे बिल्कुल। अगर आप ये समझते हैं कि मेरा प्याला भरा ही हुआ है तो फिर रिजवान जाफर भाई जैसे लोग क्या कोई भी आ जाए, कोई किसी को कुछ अपने आप को समझेंगे तो फिर आप देखें, अगर कोई आपको कुछ सिखाने के लिए कुछ एक हट के बात करते हैं, एक जिमनी बात है, अक्सर कहते हैं यार जो हमारा पीर साहब है ना वो बिल्कुल सच्चा है, पक्का है ना, तो हम पूछते हैं भाई क्यों है? यार वो पैसे नहीं लेता है। सही। ऐसे हमारा जो एक कॉन्सेप्ट है ना, वो इसी तरह से है कि यार अगर कोई आपको कुछ दे रहा है और उसके बदले आपसे एक वो वक्त मांग रहा है जो आपने फजूल सो के, रील्स देख के, कंप्यूटर के सामने बैठ के, गेम खेल के या गली में बैठ के गुजार देना है जी, उसके बदले आपकी खराब चीज मांग रहा है, तो यार मतलब वो तो बहुत सच्चा पीर है ना, उसको आप एक्सेप्ट करें और उसकी आप मुरीद बन जाए और उसकी बैत करें। सही। चले, तो जो ऑर्गेनाइजेशंस पैसे नहीं लेती हैं ज्यादा बेहतर काम कर रही है। अच्छा मंसूर, अभी आपसे गुफ्तगू में जिक्र हुआ कि आपने कहा कोविड के दौर में आपने सोलर इंडस्ट्री के ऊपर काम किया, और जो मैं फैक्ट्स देख रहा हूँ, सोलर पाकिस्तान में अभी अवेयरनेस कम है, पता नहीं आप एग्री करेंगे नहीं करेंगे। दुनिया भर जहाँ पर इतनी सनलाइट नहीं है, यूरोप में और बाकी जगहों पे, लेकिन वहाँ पे इसकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान में 2024 में मेरा ख्याल है कि बहुत हमने कोई शायद 400 गीगावाट जो है वो जनरेशन की, बल्कि ग्लोबली हमने शायद 400 गीगावाट जो है वो जनरेशन की, लेकिन पाकिस्तान में उसका शेयर बहुत कम है। हम बहुत
ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर भी बात कर रहे हैं, और पाकिस्तान खैर बहुत कम कंट्रीब्यूट कर रहा है ग्लोबल वार्मिंग के अंदर, तो बड़ी जो कंट्रीज हैं ज़ाहिर है वही उसकी ज़्यादा जिम्मेदार है। लेकिन आप क्या समझते हैं कि सोलर जो इंडस्ट्री है जिस तरह से फ्लरिश होनी चाहिए पाकिस्तान में, क्या हो रही है? जो अवेयरनेस होनी चाहिए वो हो रही है? और सिर्फ इसमें ये फैक्टर नहीं होना चाहिए कि इलेक्ट्रिसिटी के बिल ज़्यादा आ रहे हैं इस वजह से, बल्कि जो बेहतर एक आपको अल्टरनेटिव एनर्जी मिल रही है आप उसको उस तरफ जाना चाहिए। देखें, जहाँ तक सोलर का मामला है, हमारा सोलर इंडस्ट्री में या सोलर के बिजनेस में जो पार्ट है वो एज अ सर्विसेज पार्टनर है फैब्रिकेशन वर्क्स का। ठीक है। हम कमर्शियल और इंडस्ट्री में जो बड़े स्केल पे प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं उसमें हम पाकिस्तान की जो लीडिंग ईपीसी कंपनीज हैं सही, उनके साथ एज अ वर्किंग पार्टनर काम करते हैं, सही, एज अ बिजनेस पार्टनर काम करते हैं। मगर उस फील्ड में पिछले 5 साल तक काम करते हुए, मतलब मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो सवाल आपने पूछा है शायद मैं क्वालिफाई नहीं करता उसका जवाब देने के लिए, मगर 5 साल से उसी बिजनेस में काम करते हुए इवन के प्री सेल से लेके एग्जीक्यूशन के टाइम तक मौजूद रहते हुए मैं आपको ये बात तो दावे से बता सकता हूँ कि पाकिस्तान में जितना काम सोलर पे हुआ है वो शायद बाकी मुल्कों में नहीं हो रहा। अच्छा। उसकी जो सबसे बड़ी वजह है वो इलेक्ट्रिसिटी के प्राइसेस थे, सही, ठीक है, वो बहुत ज्यादा थे। और दूसरा जो एक और चैलेंज है जो शायद आप नजरअंदाज कर रहे हैं, हमारी इंडस्ट्रीज मुशर्रफ साहब के दौर के बाद गैस पर आई, ऐसे ही जन बाकर लगा और हमने बड़ा जो है ना वो अपने कुदरती वसाइल का इस्तेमाल किया। आज वो वक्त है कि वो गैस जो है वो खत्म हो गया। होती जा रही है। तो वो जो बड़े बड़े टेक्सटाइल के जाइंट्स थे जिनका 3-3, 4-4, 5-5 मेगावाट का लोड जो है बगैर ग्रिड के चल रहा था गैसेस से, वो लोग बड़े जो है ना वो एग्रेसिवली सोलर की तरफ आना शुरू हुए। अच्छा, पाकिस्तान में सोलर ज्यादा लग रहा है धूप की वजह से नहीं, फिर यूएई, सऊदी अरब, यहाँ तो हमसे ज्यादा धूप है। यूएई में भी बहुत इंडस्ट्री है, सऊदी अरब में भी बहुत इंडस्ट्री है, बहुत वहां पर तो एयर कंडीशन मेजर मोटिवेशन क्या है भाई, हम एसी ज्यादा चलाएंगे, एसी की वजह से बिल आता है, इससे सोलर लगाना है। वहाँ तो लोग जिंदा ही एसी पे, बगैर एसी के आप रह नहीं सकते। अल्हम्दुलिल्लाह आज करके आया हूँ, मैंने तो नहीं देखा वहाँ पे सोलर, मैंने कहीं लगा भी नहीं देखा वहाँ पर सोलर। वहाँ शायद गवर्नमेंट स्केल पे बड़े बड़े गीगावाट के प्रोजेक्ट लगते हैं, लोग नहीं लगाते क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्राइस बहुत कम है। लेकिन वहाँ पे देखें वो ज़ाहिर है ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनीज है, तो ऑयल से वो बिजली बना रहे हैं, तो उनको इतना नहीं है। अगर हाइड्रल भी बना रहे हैं, बात ये है कि आपने एक कोई भी नेचुरल रिसोर्स जैसे पाकिस्तान ने इस्तेमाल करके खत्म कर दिया। सीएनजी, प्राडो और लैंड क्रूजर में भी वो गलत फैसला, मतलब आपने अब नेचुरल रिसोर्स को बेतरीके इस्तेमाल किया यार। आपको मैं तो समझता हूँ कि मंसूर जो हमने जो नेचुरल गैस थी वो अगर हमने घरों को भी दी तो वो भी गलत किया, उसको सिर्फ इंडस्ट्रीज के लिए रखते हैं। उसको इस तरह से आप लोगों ने करना था कि आप सिलेंडर्स की शक्ल में, जिस तरह से अब SNGPL ने स्टार्ट किया है कि अपने सिलेंडर का कैंपेन स्टार्ट किया, मतलब जब पानी सर से गुजर जाता है तब हम जागते हैं, ठीक है। 2006, 2007, 8 में लोग बड़े आराम से डीजल और पेट्रोल अफोर्ड किया करते थे, ऐसे ही, ठीक है, जब सीएनजी का और इन चीजों का कॉन्सेप्ट नहीं था, क्योंकि उस वक्त ये नेचुरल रिसोर्स हमारी इंडस्ट्री चला रहे थे, हमारी मईशत मजबूत थी। और आज के दौर में आप देख लें, जब हमारी इंडस्ट्री बैठी है तो हम आज सीएनजी भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे। और इशू यही है कि जाहिर है मुल्क जो बेहतर होंगे वो इंपोर्ट से नहीं होंगे, वो एक्सपोर्ट से होंगे। जब तक हम प्रोडक्शन नहीं करेंगे जी ऐसे तो हमें अपनी रिसोर्सेज ज्यादा जो है वो इंडस्ट्रीज की तरफ हमें याद है कि 1-2-3 साल पहले एक ग्रेट टाइम आया था जब हमारी इंपोर्ट बंद हो गई थी। हम जो है वो पता नहीं कहाँ जा रहे थे, खत्म हो गए थे, सब कुछ हो गए थे। तो उस वक्त सोलर इंडस्ट्री के ऊपर एक बहुत बड़ा बहरान था, क्योंकि सोलर का पैनल, इन्वर्टर सब बाहर से आता है और वो हमारी इंपोर्ट ही बंद हो गई थी। जो हम शुरू में बात कर रहे थे कि यहाँ पे बिजनेस किस तरह से करें, अब उस वक्त क्या हुआ, एक ऐसा सिनेरियो क्रिएट हो गया कि जो चीज 100 रुपए की थी वो 200 रुपए की होगी। सही। अच्छा, उन दिनों ये तो एक डेंट लगा आम आवाम को, जिन्होंने प्लान किया हुआ था। जो प्लेयर थे वो तो साइड में हो गए कि भाई ये 90 की चीज आ रही थी, 130 की आ गई है, आप हमें इन्फ्लेशन दें। अब हम जैसे लोग जो थे, मिसाल के तौर पे हमने कोई 10-15 मेगावाट का प्रोजेक्ट साइन किए हुए और 6-7 महीने की टाइमलाइन है, उस हिसाब से हमने सारा स्टील जो है वो प्रोक्योर करना है। मगर एक लिमिटेशन है, आप कितना प्रोक्योर कर लेंगे। अब मैंने 6 महीने तक के प्रोजेक्ट साइन कर लिए मिसाल के तौर पे 100 रुपए के हिसाब से, और मेरा उसमें जो रॉ मटेरियल की कॉस्ट थी वो थी 40 रुपए। अब मुझे अगले महीने पता चलता है कि मेरा जो स्टील था वो 150 रुपए से 280 रुपए हो गया।
यार ठीक है। कोई 90% हाँ, का एप्रिसिएशन हाँ, हो गया, हाँ। मेरी जो 40 रुपए कॉस्ट थी वो 80 रुपए पे चली गई है, सही। मेरा तो प्रोजेक्ट मेरे गले में आ गया। हम्म, अब बताएं, अब उस इस सिनेरियो में हाँ, एक और एक बिजनेसमैन ने हाँ, और एंड एंड यूजर तो आपको वो उस चीजों को उस तरह से रियलाइज नहीं वो करेगा, realize क्योंकि हरगिज़ उसने नहीं भी अपने करेगा। आप को कहीं ना कहीं बजट किया हुआ होगा। बिल्कुल ऐसा ही है, बजट किया होता है और वो एडवांसेस दे के आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करके चीज को लॉक करके बैठा होता है। हम्म, ठीक है, तो पाकिस्तान के अंदर ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। आप कोई भी बिजनेस अगर कर रहे हैं उसको, अब जैसे लोग कहते हैं ना कि ट्रेडिंग में मास्टर वो है जो क्विट करना जानता है। सही। ठीक है, ऑन टाइम को ऑन टाइम जो क्विट कर गया। यार बिजनेस क्या क्विट करने के लिए होते हैं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, लेकिन हुआ। आप देखिए ना, अगर जिस वक्त फाइनेंशियल क्रंच आया उस वक्त भी बड़े लेवल पे टेक्सटाइल की हौजरी की इंडस्ट्रीज जो है वो बांग्लादेश और मिडल ईस्ट में शिफ्ट हुई। फिर इसी तरह अभी भी आप देखें कि बहुत बड़ी तादाद में इंडस्ट्रीज जो है वो जो बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो ये चाह रहा हूँ कि यहाँ पर जब आप बिजनेस कर रहे हैं तो आप इतना दिल गुर्दा रखें कि जो 2 साल 3 साल 4 साल या अगले 3-4 महीने बाद आपके ऊपर एक इम्पैक्ट आना है, आपने उसको बेयर करना है। मतलब 1 रुपया अगर आपने उसकी लगाया mitigation है, रखनी है। 1 रुपया अगर आपने लगाया है तो 10 रुपए का लॉस अगर बर्दाश्त करने का आप में हिम्मत है तो बिजनेस करें। और वो लॉस जो ना सिर्फ यही नहीं है कि प्राइसेस इधर हो गई या उधर हो गई। असल जो लॉस है वो ये है कि अगर आपने किसी के साथ 100 मिलियन का काम कर लिया है ना 3 साल में, तो वो 10-15 मिलियन तो वैसे ही आपके खा जाएगा। अच्छा, पाकिस्तान में एक ट्रेंड है, वो ये समझता है कि यार पैसे नीचे रखो, ये आगे ना जाए पीछे नहीं जाए, ये एक पाकिस्तान में है। आपने डिफेंस सेक्टर के साथ भी काम किया, आर्म फोर्सेस के साथ भी काम किया आपने, उनके साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा? ये जो आप बात कह रहे हैं ऐसा तो नहीं हुआ वहाँ पे? यार देखें, बहुत प्रोफेशनल लोग हैं वो। अच्छा। उन्होंने विद इन ऑर्गेनाइजेशन एक बहुत अच्छा सिस्टमेटिक वे बनाया हुआ है। मैं ऑन जॉब था उस वक्त जब कराची शिपयार्ड के हमने ये प्रोजेक्ट्स किए हैं। उनके ये एक मेगा प्रोजेक्ट्स थे, उनके स्टील शॉप, मशीन शॉप की पूरी स्टील रूफ थी जो हमने कंस्ट्रक्ट करके और पुरानी उतारी थी और लगाई थी। तो मैं बड़ा प्राउड फील करता हूँ। मेरा काम करने का जो पूरा एक जर्नी है उसके अंदर वो जो 1 साल था वो बड़ा जो है ना वो इम्प्रेसिंग था। मुझे बड़ा इम्प्रेस किया इन लोगों ने। जब तक काम नहीं किया था तो लगता था कि शायद कुछ मामलात हैं, मगर हर चीज बाय बुक होती है। और जो एक प्रोजेक्ट की प्लानिंग होती है और एग्जीक्यूशन होती है, वो मैंने अगर किसी इदारे में हमारी यूनिलीवर, पीएनजी जैसी एमएनसीज के बाद कहीं देखी तो वो वहां पर देखी। हालांकि एक किस्म का सरकारी इदारा है, आप उसको ये नहीं कह सकते कि वो एक जो है ना वो प्राइवेट इदारा है या कोई एमएनसीज है। वो एक सरकारी इदारा है। वहाँ के लोग सरकारी लोगों से ज्यादा जो है वो कड़क और दिमाग में ऊपर है, मगर वो जिस तरह से काम करते हैं वो आप अप्रिशिएट करेंगे कभी आपका वास्ता ताल्लुक हुआ तो। अच्छा, जरूर। जब ताल्लुक पड़ेगा तो फिर देखेंगे। मंसूर, एक हमारा क्विक सेगमेंट है दिस एंड दैट, वो आपके साथ खेलते हैं। लीडरशिप या मैनेजमेंट? देखें, अगर आप 9 to 5 मुझे यस और नो चाहिए, बहुत इस पे ज्ञान नहीं चाहिए। लीडरशिप। प्लानिंग या एग्जीक्यूशन? प्लानिंग। स्मॉल टीम्स या लार्ज टीम्स? लार्ज टीम्स। टीम बिल्डिंग के ऊपर बिलीव करते हैं आप कि विदाउट टीम टीम ही सब कुछ है। अगर आप टीम के अंदर नहीं है तो आप फिर किसी चीज के अंदर नहीं, आप फिर बाहर हैं हर चीज से। फील्ड वर्क या ऑफिस डेस्क? फील्ड वर्क। आपका बगैर फील्ड वर्क के तो काम कोई भी काम फील्ड वर्क के बगैर होना भी नहीं चाहिए। रिस्क टेकिंग या रिस्क एडवोकेसी? रिस्क लेना चाहिए पाकिस्तान जैसे मुल्क में। पब्लिक सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर? यार ऑब्वियसली प्राइवेट सेक्टर। क्यों पब्लिक सेक्टर क्यों नहीं? बस पब्लिक के लिए काम नहीं करना चाहिए। इनोवेशन या एक्सपीरियंस? मैं बिलीव तो इनोवेशन पे करता हूँ, मगर हम जिस मुल्क में रहते हैं यहाँ पर एक्सपीरियंस के साथ चलना चाहिए। प्रेशर या पेशेंस? पेशेंस। मीटिंग रूम या कंस्ट्रक्शन साइट? अगेन कंस्ट्रक्शन साइट। मीटिंग जो है वो गलत चीज है। मीटिंग 15 दिन मतलब मीटिंग प्लान होके होनी चाहिए। ये जो रोज पीर को मीटिंग शुरू हो जाती है ना, ये बहुत गलत चीज है। अच्छा। पाकिस्तान या ओवरसीज? पाकिस्तान, ऑलवेज पाकिस्तान। पाकिस्तान फर्स्ट? पाकिस्तान फर्स्ट। अर्ली मॉर्निंग या लेट नाइट? अर्ली मॉर्निंग। सीईओ रोल या प्रोजेक्ट मैनेजर रोल? प्रोजेक्ट मैनेजर रोल। आप चाहते हैं कि रूट्स के अंदर रह के काम जी करें? बिल्कुल। ग्रोथ या
सस्टेनेबिलिटी। ग्रोथ, जैसा कि हम बात कर चुके हैं कि डेवलपिंग चीज की तरफ पाकिस्तान भी है और हमें भी हमेशा इस तरफ रहना चाहिए। वर्क लाइफ बैलेंस या वर्कहॉलिक? नहीं, वर्क लाइफ बैलेंस जरूरी है। कर हर लेते हैं, चीज में। बैलेंस कर हाँ, लेते हो हैं, जाता है, इतनी चीजों के साथ हो हो जाता है। जाता है। आपको बस हफ्ते में 3-4 दफा बेगम से लड़ाई करनी होती है तो आराम से बैलेंस हो जाता है। ये आप में स्टेमिना होना चाहिए बात सुनने का, बर्दाश्त करने का, कि आप काम की वजह से हम इग्नोर हो रहे हैं, तो आप वो 2-3 दफा लड़ाई कर लें, 2-3 दफा मना लें, तो सब वो मामला चल हो जाता जाता है। है। बैलेंस इसी तरह होता है। चले, एक आपने मैरिड कपल्स को भी एक अच्छी जाते जाते एडवाइस दे दी। मलिक मंसूर अहमद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बड़े आपसे डाइवर्सिफाई गुफ्तगू रही, मुख्तलिफ चैप्टर्स के ऊपर आपसे बड़ी अच्छी गुफ्तगू रही, और उम्मीद है कि जो देखने वाले हैं वो भी उसको ज़रूर पसंद करेंगे। गुफ्तगू विद ARK से अली रज़ा खान को इजाज़त दीजिए। बहुत शुक्रिया।